हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस नए क्लास में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एमजेसी एमआईसी थर्ड हिस्ट्री यूनिट 4 के बारे में। इसके पिछले वीडियो में यूनिट 3 को देखे थे। आज के वीडियो में यूनिट 4 को देखने वाले हैं, एमजेसी थर्ड का यूनिट 4। तो यूनिट 4 में पढ़ना क्या है? तो यूनिट 4 में पढ़ना है मौर्योत्तर काल के बारे में। क्या पढ़ना है? मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ना है, पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है एम है स्रोत। सबसे पहले स्रोत की बात करें तो मौर्योत्तर काल के स्रोत की बात करें तो मौर्योत्तर काल के इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत है। इसके जानने के मुख्य स्रोत है, देखिए, पहला है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में है बौद्ध ग्रंथ में दिव्यवदान हो गया, मिलिंद पन्हो हो गया। उसके बाद जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ में हो गया कल्पसूत्र हो गया। उसके बाद है संस्कृत साहित्य। क्या है? संस्कृत साहित्य, पतंजलि का महाभाष्य और मनुस्मृति। उसके बाद संगम साहित्य है। इसके स्रोत का साहित्यिक स्रोत में संगम साहित्य, इसमें तमिल समाज व दक्षिण भारत की जानकारी मिलती है। उसके बाद साहित्यिक स्रोत के बाद है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण की बात करें तो विदेशी विवरण में है मेगास्थनीज के बाद यूनानी रोमन लेखक कौन? प्लिनी तथा टोलमी। उसके बाद व्यापार व समाज की जानकारी। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत, तीसरा कौन है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में है अभिलेख, शिलालेख हो गया, ताम्रपत्र हो गया। उसके बाद सिक्के। उसके बाद स्थापत्य अवशेष जैसे कि स्तूप, गुफा, मंदिर, पुरातात्विक स्रोत में ही ये हो गया। उसके बाद अब आते हैं मौर्योत्तर राजवंश के बारे में। तो ये हो गया इसका स्रोत हो गया, मौर्योत्तर काल का स्रोत हो गया, साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण हो गया, पुरातात्विक स्रोत हो गया। और मौर्योत्तर काल, अब मौर्योत्तर राजवंश, हम मौर्योत्तर राजवंश को देखते हैं। तो मौर्योत्तर राजवंश, मौर्य साम्राज्य के पतन यानी कि 185 ईस्वी पूर्व। तो मौर्य साम्राज्य का पतन जो है 185 के पतन के बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन 150 ईस्वी पूर्व के बाद भारत में कई छोटे बड़े राज्य उभरने लगे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद यानी कि 150 ईस्वी पूर्व के बाद भारत में कई छोटे बड़े राज्य उभरे। जैसे पहला है शुंग वंश। तो शुंग वंश 150 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व तक था। शुंग वंश संस्थापक, शुंग वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद इसके प्रमुख बिंदु की बात करें शुंग वंश की, तो प्रमुख बिंदु देखते हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया। तो बृहद्रथ की हत्या किसने किया? जो कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। तो बृहद्रथ की हत्या इसी ने किया था, पुष्यमित्र शुंग। और बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के जगह किसकी स्थापना किया? तो शुंग वंश की। तो वहीं से शुरू हुआ मौर्योत्तर काल। तो बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग वंश का स्थापना करता है। उसके बाद ब्राह्मण धर्म का संरक्षण किया, कौन? पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ कराया, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। उसके बाद बौद्ध धर्म का विरोध क्या किया इसने? बौद्ध धर्म का विरोध किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसने जो है बौद्ध धर्म का विरोध किया था। अब इसके कला की बात करें शुंग वंश के कला की, तो भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया, सांची स्तूप का विकास हुआ। अब दूसरा आता है इसके बाद शुंग वंश के बाद कण्व वंश। तो कण्व वंश के संस्थापक कौन है? वसुदेव कण्व। शुंगों के बाद शासन, तो शुंगों के बाद शासन हुआ कण्वों का। तो कण्व वंश के संस्थापक कौन है? वसुदेव कण्व। ये जो शुंग वंश, कण्व वंश जो है, कण्व वंश में कमजोर शासन किस के कारण शीघ्र पतन हो गया। तो इसका कमजोर शासन होने के कारण इसका पतन हो गया। किसका? कण्व वंश का। अब उसके बाद आया इंडो ग्रीक यानी कि यवन। इंडो ग्रीक प्रमुख शासक थे, इसके प्रमुख शासक थे मेनांडर, यानी कि इसको मिलिंद भी कहते हैं, मिनांडर। विशेषता की बात करें तो मिलिंद पन्हो ग्रंथ में वर्णन, इसका किसमें वर्णन किया गया है? इंडो ग्रीक का। तो मिलिंद पन्हो ग्रंथ में वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो इसने बौद्ध धर्म को क्या किया? स्वीकार किया। किसने? मेनांडर ने, जो कि प्रमुख शासक था इंडो ग्रीक का। सिक्कों का व्यापक प्रचलन हुआ। और इसके बाद आया शक शासक। शक शासक में बात करें तो पश्चिमी भारत में शासन, इसका शासन कहाँ था? पश्चिम भारत में। रुद्रदामन प्रसिद्ध शासक। तो शक वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो रुद्रदामन था। उसके बाद जूनागढ़ शिलालेख।
शक वंश में आया। जूनागढ़ शिलालेख, संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ किसमें? शक वंश में। शक वंश के बाद आया पार्थियन पहल्लव वंश। पार्थियन यानी पहल्लव। कम समय शासन, तो बहुत कम समय तक इसका शासन चला, किसका? पार्थियन वंश का। उत्तर पश्चिम, और इसका क्षेत्र कौन सा था? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था पार्थियन वंश। उसके बाद आया कुषाण वंश। कुषाण वंश, तो कुषाण वंश के संस्थापक की बात करें तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कटफिसेस। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कटफिसेस, सबसे महान शासक। अब कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था कुषाण वंश में? तो सबसे महान शासक था कनिष्क, और संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसेस। विशेषता की बात करें कुषाण वंश की, तो राजधानी, कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर। चौथी बौद्ध संगीति हुआ किसके काल में? कनिष्क के काल में। इसमें बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति हुआ किसमें? कुषाण वंश में। महायान बौद्ध धर्म का विकास हुआ, रेशम मार्ग से व्यापार हुआ किस वंश में? कुषाण वंश के आने के बाद। कला, और कला की बात करें कुषाण वंश की, तो गंधार कला शैली, इसके अंतर्गत यूनानी प्लस भारतीय मिश्रण दोनों था। अब बुद्ध की मूर्तियाँ गंधार शैली के अंतर्गत। उसके बाद आया सातवाहन वंश, ये आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता था। सातवाहन वंश, तो इसका क्षेत्र क्या था? सातवाहन वंश का दक्षिण भारत यानी दक्कन। प्रमुख शासक, इसके प्रमुख शासक कौन थे सातवाहन के? गौतमीपुत्र सातकर्णी। हाँ, गौतमीपुत्र सातकर्णी। अब विशेषता की बात करें सातवाहन वंश की, तो शक शक्ति का दमन, व्यापार और बंदरगाहों का विकास हुआ, प्राकृतिक भाषा का उपयोग होने लगा। कला की बात करें अब सातवाहन वंश की, तो अमरावती स्तूप हो गया, उसके बाद नासिक गुफाएं हो गया। इसके बाद आया खारवेल यानी कलिंग वंश। खारवेल वंश की बात करें तो हाथी गुम्फा अभिलेख, जैन धर्म का संरक्षक किया गया। कला व व्यापार को बढ़ावा मिला खारवेल वंश के आने पर। अब सी पार्ट है समाज, संस्कृति, कला, स्थापत्य और सिक्के। समाज की बात करें तो वन व्यवस्था मजबूत। मौर्योत्तर काल में क्या था? वन व्यवस्था मजबूत, जातियों का विस्तार हुआ, स्त्रियों की स्थिति मध्यम, मतलब अच्छी नहीं, बीच में थी। धर्म की बात करें मौर्योत्तर काल की, तो धर्म में आता है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, साथ साथ महायान बौद्ध धर्म का उदय। मूर्ति पूजा शुरू हुआ मौर्योत्तर काल में। क्या हुआ? मूर्ति पूजा शुरू हुआ। और मौर्योत्तर काल के संस्कृति की बात करें तो संस्कृत, प्राकृत, तमिल भाषा का विकास हुआ, संगम साहित्य की रचना हुआ मौर्योत्तर काल में। कला व स्थापत्य की बात करें अगर मौर्योत्तर काल की, तो स्तूप, चैत्य, विहार, गांधार व मथुरा कला शैली का विकास हुआ। गुफा मंदिर जैसे कार्ले, अजंता, नासिक मंदिर का निर्माण हुआ मौर्योत्तर काल में। और मौर्योत्तर काल की अगर सिक्के की बात करें तो सोना, चांद, सिक्के किस किस चीज़ के बने थे? सोने के सिक्के थे, चांदी के, तांबा के। शासकों और उस पे शासकों का तस्वीर भी होता था। व्यापार वृद्धि का प्रमाण था, और ये क्या था? व्यापार वृद्धि का प्रमाण था। अब संगम काल की बात करते हैं, तो मौर्योत्तर काल में संगम काल की अगर बात किया जाए, संगम काल, अच्छा ये जो सिक्का, कला, स्थापत्य, संस्कृति का बात हो रहा है ना? हाँ ठीक है। अब आते हैं संगम काल। संगम काल की अगर बात करें तो संगम काल का स्रोत क्या है? संगम साहित्य इसका स्रोत है। अब इस समाज कैसा था संगम काल में? तो समाज 4 वर्ग में बटा था। पहला सबसे बड़ा राजा, उसके बाद किसान, उसके बाद व्यापारी, उसके बाद सैनिक। महिलाओं को सम्मान मिलने लगा। संगम काल में क्या हुआ? महिलाओं को सम्मान मिलने लगा। अर्थव्यवस्था की बात करें संगम काल की, तो कृषि, समुद्री व्यापार था। मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार था ये कृषि और समुद्री व्यापार। रोमन व्यवहार। संस्कृति की बात करें तो तमिल भाषा, वीर गाथाएं होता था, नृत्य, संगीत, कविता, ये सब होता था। तो यही था मौर्योत्तर काल, जो कि सेमेस्टर 3 में पढ़ना है, MJC 3, MIC 3 पेपर में पढ़ना है। इतना ही पढ़ना है मौर्योत्तर काल के बारे में। अब इस यूनिट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लघु उत्तरीय की बात करें तो इस यूनिट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है, जैसे कि शुंग वंश की विशेषता क्या है? शुंग वंश की विशेषता बताएं। कनिष्क का योगदान क्या है मौर्योत्तर काल में? गांधार कला शैली के बारे में बताना है। संगम साहित्य क्या है, इसको बताना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ सकता है मौर्योत्तर काल की राजनीतिक स्थिति, सातवाहन प्रशासन, मौर्योत्तर काल की कला व संस्कृति, कुषाण काल का महत्व, ये सब
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से बन रहे हैं। तो यही है यूनिट 4। अब अगले वीडियो में यूनिट 5 को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।